हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। वेलकम बैक। बायोनिधि पर आप सबका स्वागत है। तो लाइफ प्रोसेस में लास्ट जो प्रोसेस है एक्सक्रीशन इन ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल्स दोनों की बात करेंगे। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। और एक होता है बेटा, हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस में पढ़ा था इजेशन। तो दोनों में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। दोनों का फर्क समझ में आया? अनडाइजेस्टेड वेस्ट जब हमारी बॉडी से बाहर निकलता है थ्रू एनस, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको कहा जाता है इजेशन। लेकिन जो मेटाबॉलिक वेस्ट है बॉडी से जब बाहर जाता है तो उसको हम कह देते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में जो सब्सटेंसेस रिमूव होते हैं बॉडी से, दे आर मेनली नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। और अगर ये नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस बॉडी में बहुत लंबे टाइम तक रह जाएं तो दे कैन बी टॉक्सिक, दे कैन बी पॉइजनस। इसीलिए इन सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव करना बहुत जरूरी हो जाता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तीन टाइप के ऑर्गेनिजम्स मेनली होते हैं, अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड यूरियोटेलिक। आप में से अगर किसी को पता है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। अमोनोटेलिक, जब अमोनिया मेन वेस्ट हो, ठीक है ना, अमोनिया मेन वेस्ट हो, एक्सक्रीटरी वेस्ट हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों। यूरिकोटेलिक, यूरिको का मतलब है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जब मेटाबॉलिक वेस्ट होगा तो उसको कहेंगे यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। आपने देखा होगा बर्ड्स का जो वेस्ट होता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, बिकॉज बर्ड्स को कंजर्व करना होता है वाटर, और वो कंजर्व वाटर उनको फ्लाइट में काम आता है। तो इसीलिए उनका जो वेस्ट होता है वो सेमी सॉलिड होता है, जो कि यूरिक एसिड है। एंड जब यूरिया एज ए वेस्ट रिमूव होता है बॉडी से, देन सच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। तो अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड यूरियोटेलिक तीन टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो गए। ठीक है बेटा। तो बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स की सेल में, जिसकी वजह से टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हुए, और एक ऑर्गेनिज्म को नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए इन सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है, और कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो बायोलॉजिकल रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। ह्यूमन एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में दो तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं। पहला कहलाते हैं मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जो कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। एंड सेकेंड वन आर नोन एज एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जिसमें मेनली क्या आ जाता है? स्किन, लंग्स, लीवर। इसके अलावा आप इंटेस्टाइन भी इसमें जोड़ सकते हैं। इंटेस्टाइन में भी वेस्ट रिमूवल होता है, इंटेस्टाइन के थ्रू भी वेस्ट रिमूवल होता है। तो जो पर्पस है यूरिन को फिल्टर आउट करने का, वहां से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का, और जो CO2 रिमूव होती है ब्लड से इन द लंग्स, नाइट्रोजनस वेस्ट जो यूरिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में बाहर निकलते हैं, वो मेन पर्पस है हमारे पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो हम मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में जाएं या ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाएं, उससे पहले बात कर लेते हैं एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की। सबसे पहला स्किन। तो जो स्वेटिंग होती है हमारी बॉडी में, स्वेटिंग के थ्रू बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जो वाटर है, सोल्ट है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो वाटर, सोल्ट्स का रिमूवल जो है हमारी बॉडी से स्किन के थ्रू हो सकता है, स्वेटिंग के थ्रू हो सकता है। लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस एक्सचेंज है उसके टाइम पे, और लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ऑल्सो। वाटर वेपर्स भी थोड़े से रेस्पिरेशन के टाइम पे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। लीवर मेन, अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को हटा दें तो उसके अलावा लीवर जो है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्योंकि देखो बेटा, यूरिया की जो फॉर्मेशन है ना, वो कहां होती है? लीवर। और उसका एलिमिनेशन कहां से होता है? रिमूवल कहां से होता है? थ्रू किडनीज। ठीक है। लीवर जो है वो डिग्रेड करता है हीमोग्लोबिन को, जो डेड वोर्न आउट आरबीसी होती है ना,
उनको डिग्रेड कर देता है। जो बाइल पिगमेंट्स हैं बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, उनको डिग्रेड करने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीट करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी एक्सक्रीट करता है। तो इसलिए लीवर बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो जाता है। जो इंटेस्टाइन में एपिथेलियल सेल्स हैं, इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, वो जो एक्सेस सॉल्ट्स हैं, चाहे वो कैल्शियम सॉल्ट्स हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो मैग्नीशियम सॉल्ट्स हो, उन सब को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो स्किन, लंग्स, लीवर एंड इंटेस्टाइन एक्ट्स एज एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बीइंग्स। याद रहेगा मेरे बच्चों को? बताइए बताइए, फटाफट बताइए। क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब हम आ जाते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, या एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, जो कि स्टार्ट होता है पेयर्ड किडनी से, पेयर्ड यूरेटर होते हैं, और सिंगल यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर। ये चारों स्ट्रक्चर मिलकर बच्चों बनाते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। याद रहेगा? चार ही स्ट्रक्चर है, कोई बहुत ज्यादा पार्ट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो हम कहते हैं ना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, किडनी से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो किडनी में कुछ पैरामीटर्स हैं, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। चलिए आपके लिए लिख देते हैं, आपको सबको वैसे पता है, किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स। कलर कैसा होता है किडनीज का? कलर कैसे होता है? ब्रिक रेड कलर, दे आर ब्रिक रेड इन कलर। साइज कैसी दिख रही है आपको? यहाँ पे बीन शेप स्ट्रक्चर होती है, बीन शेप स्ट्रक्चर है। वेट 125 से 170 ग्राम तक इनका वेट हो सकता है। साइज भी, सॉरी ये था शेप, साइज भी इंपॉर्टेंट होता है। 10 × 5 × 3, ये होगी इसकी लेंथ, ये उसकी होगी ब्रेथ, और ये हो गया इसका थिकनेस। तो 3 × 5 × 3। पोजीशन कहाँ लोकेटेड होती है किडनीज, कहाँ प्रेजेंट होती है? बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। मैं तो ये कहूंगा बल्कि 60 to 70% लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी किडनी कहाँ प्रेजेंट है। आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, अगर ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है तो उसके दोनों साइड में पेयर्ड किडनीज प्रेजेंट होती है बच्चों, ठीक है? तो बीन शेप रेडिश ब्राउन कलर स्ट्रक्चर, जो कि वेट 125 से 170 ग्राम तक है, डायमेंशन 10 × 5 × 3 है, और वो वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में प्रेजेंट है। वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग्स का, ठीक? याद रह जाएगा। स्ट्रक्चरली अगर हम देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्या होगा? देखिए इसका कलर में थोड़ा सा रेड ही बेटर है। ईच किडनी इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दो मेम्ब्रेन होती है। दो मेम्ब्रेन का मतलब एक तो ये है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है। तो ईच किडनी इज सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है? जिसको कहते हैं कैप्सूल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कैप्सूल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट, और इसको कहते हैं रीनल कैप्सूल, ठीक है? जो एक एरिया, एक साइड है वो कॉन्वेक्स है, एक साइड जो है वो कॉनकेव होती है। दो सरफेसेस हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेसेस। जो मेडियल सरफेस है वो कॉनकेव है, जो एक्सटर्नल सरफेस है वो, जो है लेटरल जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स होता है। अब आपने देखा होगा किडनी की पोजीशन में भी डिफरेंस है, दोनों किडनी एक लेवल पे प्रेजेंट नहीं है। जो लेफ्ट किडनी है वो स्लाइटली ऊपर होती है, राइट किडनी स्लाइटली लोअर होती है पोजीशन में, राइट किडनी नीचे की तरफ होती है। इंटरनली ईच किडनी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आउटर पार्ट को कह देते हैं कोर्टेक्स, और इनर पार्ट बच्चों होता है मेडुला। आउटर कोर्टेक्स एंड इनर मेडुला, दो पार्ट हो गए। और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन। इसके बारे में हम अलग से डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? अब जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहां पे आपको ब्रूम लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, जिनको रीनल पिरामिड्स कहते हैं, रीनल पिरामिड्स कहा जाता है। रीनल पिरामिड्स ओपन होते हैं माइनर कैलेक्स में, ये जो छोटी वाली लाइन दिख रही है, और ये छोटी माइनर कैलेक्स से मिलके मेजर कैलेक्स में ओपन होती हैं, एंड मेजर कैलेक्स ओपन इनटू रीनल वेन।
तो ये पाथवे होता है किसका, इंटरनली किडनी किस तरह से अपना जो वेस्ट है फिल्ट्रेट हो वेन में भेजती है। ठीक है। नाउ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। एक तरफ बेटा आप देखो यहां पे जो आ रही है उसको एफेरेंट आर्ट्रियोल कह रहे हैं, जिसकी एंट्री हो रही है, और जो एग्जिट करके जा रही है उसको कहते हैं इफेरेंट। एफेरेंट एंड इफेरेंट। तो सबसे पहले कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं। ईच नेफ्रॉन, सॉरी, इन ईच किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन आर प्रेजेंट। 1 मिलियन इन ईच किडनी। अब आपको न्यूरॉन से कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, लेकिन ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जो कि 30 से 40 mm की लेंथ इसकी होती है। ठीक है। तो नेफ्रॉन के पार्ट्स की मैं बात कर देता हूं। तो नेफ्रॉन को हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 एरियाज, 3 पार्ट, जो भी आप कहना चाहो। सबसे पहला पार्ट कहलाता है मालपीजियन ट्यूब्यूल। जो मिडिल पार्ट है, मिडिल एरिया है, उसको कहेंगे हम रीनल ट्यूब्यूल, एंड द लास्ट वन इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। मालपीजियन ट्यूब्यूल बच्चों 2 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। यहां पर आप देख रहे होंगे जो आउटर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, दैट इज नोन एज बोमेंस कैप्सूल। और जो रीनल, सॉरी, एफेरेंट आर्ट्रियोल और इफेरेंट आर्ट्रियोल एक बंच बना रहे हैं, फाइन ब्रांचिंग हो रही है जिनकी, दैट एरिया इज नोन एज ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल मिलके क्या कहलाते हैं, क्या बनाते हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल। याद रहेगा आपको, या मालपीजियन बॉडी आप कह दो। तो ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है, ये है बोमेंस कैप्सूल, और ये जो फाइन ब्रांचिंग है एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्ट्रियोल की, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये वो पार्ट है बच्चों नेफ्रॉन का जहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस। जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन का, तब मैं आपसे यहां से ये पूछूंगा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां पे होता है। उसके बाद आ जाता है ट्यूबुलर सिस्टम। तो इस ट्यूबुलर, सॉरी, ये रीनल ट्यूब्यूल्स आ जाती हैं। इसमें प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, हैनलेज लूप, ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड। तो ये प्रॉक्सिमल है, और जो दूर की साइड होता है उसको डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी कहा जाता है। ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स मिलकर रीनल ट्यूब्यूल या ट्यूबुलर सिस्टम बनाते हैं। लास्टली कलेक्टिंग डक्ट। याद रहेगा आप लोगों को, बोलते रहो, जागते रहो। तो पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, क्या होता है? देखिए बेटो, जो बोमेंस कैप्सूल के पीछे का जो एरिया है, इसको कह देते हैं बच्चे मेरे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, याद रहेगा। तो जो किडनी का जो कोर्टेक्स रीजन है, वहां पे ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन कोर्टेक्स रीजन। कोर्टेक्स और मेडुला मैंने 2 पार्ट बताए थे ना, आउटर कोर्टेक्स एंड इनर मेडुला। तो ये वो वाला पार्ट है जो कोर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है, या कोर्टिकल रीजन में जो प्रेजेंट होता है, उसको प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। उसके बाद ये नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाके इस तरह से कोयल हो जाएगा, और यहां पे जो स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं बेटा हैनलेज लूप। तो सेकंड पार्ट क्या हो गया इसका, हैनलेज लूप। तो कनेक्शन है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के साथ, और दूसरी तरफ ये जुड़ जाएगा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के साथ। तो ये यू शेप स्ट्रक्चर है, ये आगे की तरफ मूव करेगा ऐसे, तो इट इज अ यू शेप स्ट्रक्चर। इसके भी 2 लिम्स होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। ठीक है। इसमें भी थिक और थिन सेगमेंट होते हैं, इतना डिटेल में भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। और ये पार्ट आगे जाकर क्या बना देगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी। पास वाला प्रॉक्सिमल, दूर वाला डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। तो एक तरफ प्रॉक्सिमल था, दूसरी तरफ डिस्टल ट्यूब्यूल। तो डीसीटी दूसरी ट्यूब है, कोयल ट्यूब का पार्ट है, जो असेंडिंग लिम्फ से जुड़ा होता है, और ये भी रीनल कोर्टेक्स में ही प्रेजेंट होगा। ये भी कोर्टिकल रीजन में। नीचे का पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, मेडुलरी पार्ट। अब ये सारा का सारा पार्ट ओपन होता है
एक लंबी सी ट्यूब में, एक कंटिन्यूअस ट्यूब है जिसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। यहां पे ये क्या आ रही है, ये आ रही है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, और बहुत सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ओपन हो जाती है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में, है ना। ये सारी की सारी यहाँ आके ओपन हो रही है। तो डीसीटी से क्या बन गया, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, और बहुत सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ओपन जहां पे हो रही है वो लार्ज ट्यूब क्या कहलाती है, कलेक्टिंग डक्ट। अब ये कलेक्टिंग डक्ट नीचे की तरफ ट्रेवल करती है मेडुलरी रीजन में, और आगे जाकर ओपन हो जाती है यूरेथ्रल, यूरिनरी ट्यूब में, और वो सारा पार्ट इसमें आ जाएगा, यूरेटर में वो ओपन हो जाएगी। तो पहला पार्ट हमने किया, पहले पार्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, क्या क्या था इसमें, क्या क्या सारी स्ट्रक्चर्स थी, ठीक है। किडनी की बात करी हमने, पेट स्ट्रक्चर्स की बात करी। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या आता है, दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या था, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का यूरेटर या यूरिनरी ट्यूब भी इसको कहते हैं बच्चों, यूरेटर और यूरिनरी ट्यूब, ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है। These are also paired structure। यार क्या हो रहा है इसमें, These are also paired structures, ठीक है। तो जो कर्व्ड पार्ट होता है किडनी का, एक सेकंड बेटा मैं इसका कनेक्शन एक बार ठीक कर लेता हूं। तो जो कर्व्ड पार्ट होता है ना किडनी का, ये वाला, इसको कहते हैं हाइलम या हाइलस। तो यहां से ये जो दो ट्यूब निकलती हैं, इनको ही तो हम क्या कहते हैं, यूरेटर या यूरिनरी ट्यूब्स, है ना। ये एक ट्यूब होती है बच्चों लगभग 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, नियरली 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, जिसका डायमीटर होता है 3 to 4 मिलीमीटर। और ये दोनों की दोनों ट्यूब नीचे की तरफ ट्रेवल करती हैं, एंड दे ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो तीसरा पार्ट क्या आ जाएगा, थर्ड पार्ट क्या आ जाएगा, थर्ड पार्ट इज यूरिनरी ब्लैडर। ये वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे यूरिन टेम्परली स्टोर होता है। तो दोनों की दोनों यूरेटर यहां पे ओपन हो रही है, तो ये दो ओपनिंग तो यूरेटर की होगी, और एक ओपनिंग यहां पे होती है किसकी, यूरेथ्रा की, एक ओपनिंग यहां पे यूरेथ्रा की होती है। तो इन तीन ओपनिंग की वजह से यहां पे एक ट्राइंगल शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको कहते हैं बच्चों ट्राइगोन, ठीक है ना। तो ये पेयर शेप स्ट्रक्चर जो है कि जो कि हाईली फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये बना होता है मसल्स का। तो उन मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो यूरिन है उसका एक्सपल्शन होता है, ठीक है ना। एंड लास्ट पार्ट इज नोन एज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, अगेन इट इज अ मस्कुलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। लेंथ वेरी करती है मेल और फीमेल। मेल यूरेथ्रा लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, जबकि फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ 3 to 5 सेंटीमीटर तक की होगी सिर्फ। इट कैरीज यूरिन आउटसाइड, यूरिन का एक्सपेल्शन जो है वो यहीं से होता है। तो दीज वर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। कोई भी कंफ्यूजन है एक बार फटाफट पूछ लीजिए। उसके बाद बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ एनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, जहां पे पूरी की पूरी ये फिजियोलॉजी को हम डिस्कस करने वाले हैं। जो ब्लड फ्लो है ना बच्चों, ब्लड फ्लो इन किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी सीक्वेंस देखिए, सबसे पहले रीनल आर्टरी, ठीक है। रीनल आर्टरी से क्या कहां पे जाएगा, एफेरेंट आर्टरियोल, एफेरेंट आर्टरियोल से कहां पे जाएगा, ग्लोमेरुलस में। फ्रॉम ग्लोमेरुलस इट गोज टू इफेरेंट आर्टरियोल, फ्रॉम इफेरेंट आर्टरियोल टू रीनल वेन, या पहले वेन्यूल एंड देन रीनल वेन, ठीक। ये पाथवे होता है ब्लड का ह्यूमन किडनी में, याद रहेगा। तो जो इंप्योर ब्लड था, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, इंप्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से एंटर करता है, रीनल आर्टरी से एंटर करता है, ठीक है। वहां से होता हुआ ये एंटर कर जाता है एफरेंट आर्टरियोल में। यही तो डायग्राम हमने देखा था, ये जो यू शेप स्ट्रक्चर थी, यहां पे रीनल आर्टरी में आया और रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टरियोल में आ गया था। एक तरफ एफरेंट आर्टरियोल था, एक तरफ इफेरेंट, एक तरफ ए जो इम्प्योर कैरी करता है और दूसरी तरफ ई जो प्योर कैरी करेगा। और यहाँ पे जो नेटवर्क बनता है उसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस।
ठीक है ना बच्चों। तो इम्प्योर ब्लड आया रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्ट्रियोल की हेल्प से, ठीक है, और ये ग्लोमेरुलस में पहुंच गया। अब जो फिल्ट्रेट है वो तो नीचे की तरफ चला जाएगा प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में, और जो प्योर ब्लड है वो कहां पे आ जाएगा, इफेरेंट आर्ट्रियोल में, वेन्यूल से होता हुआ रीनल वेन में आ जाएगा। तो यहां पे पहला स्टेप हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मैंने पूछा था ना कहां पे होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है यहां पे, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो पहला पार्ट ये एफेरेंट आर्ट्रियोल से इम्प्योर ब्लड आया, ये ग्लोमेरुलस बन गया, और ये इफेरेंट आर्ट्रियोल से प्योर ब्लड रीनल वेन में चला गया। तो पहला स्टेप जो है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का, वो कहां पे होता है, बोमेन्स कैप्सूल में, ठीक है, याद रहेगा। नाउ द सेकंड स्टेप इज नोन एज, पहला स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। वो कहां पे होगा, पीसीटी, लूपोफेनले एंड डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, इन तीनों पार्ट में। जो लूपोफेनले है ना, वहां पे कोई एक्सचेंज नहीं होता, वहां पे सिर्फ आयनिक बैलेंस को मेंटेन किया जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन वहां पे सिर्फ होता है। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहां होगा। अब जो ये फिल्ट्रेट आया यहां पर प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, इसमें बहुत सारी चीजें अभी भी ऐसी हैं कि जो कि काम की हो सकती हैं, तो इसीलिए इसको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है कि अलग अलग चीजें अलग अलग पार्ट्स में रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। अब इस एरिया में मेनली ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये पार्ट रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब जो दो लिम्ब थे, एक तरफ डिसेंडिंग लिम्ब, दूसरी तरफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफेनले। तो डिसेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर, इसमें से वाटर की एंट्री नहीं हो सकती, लेकिन आयंस के लिए परमिएबल है, इट इज परमिएबल टू आयंस। और इधर उल्टा हो जाएगा, इट इज, इसमें आयंस की एंट्री नहीं है बट इट इज वाटर परमिएबल। समझ में आ गया। तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो इन सारे पार्ट्स में रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद कि पीसीटी, लूपोफेनले जहां पे आयनिक एक्सचेंज, आयनिक बैलेंस मेंटेन होगा, एंड डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जहां पे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, किस किसका, सोडियम आयंस का प्लस वाटर का। अदरवाइज यहां पे तो वाटर का एब्जॉर्प्शन है ही नहीं असेंडिंग लिम्ब में तो। एंड लास्टली थर्ड पार्ट दैट इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो रिनल ट्यूब्यूल है, जो कलेक्टिंग डक्ट है, वहां पर ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि एनर्जी की जरूरत पड़ती है इस पूरी प्रोसेस के लिए। अब जो फिल्ट्रेट आया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, इसको हम कहते हैं यूरिन, जिसमें वाटर है, इसमें यूरिया है, इसमें यूरिक एसिड हो सकता है, क्रिएटिनिन हो सकता है, ये सारे के सारे इंप्योरिटीज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यूरिन नेफ्रॉन से कलेक्ट होगा यूरिनरी ब्लैडर में, और वहां से यूरेटर के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैकेनिज्म होता है यूरिन फॉर्मेशन का ह्यूमन बींग्स में। याद रह जाएगा बच्चों, आपको याद रहेगा। जहां पे भी आपको कोई कंफ्यूजन लगे फटाफट आप एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। उसके बाद बात आती है आर्टिफिशियल किडनी, ये बहुत आपने सुना होगा, डायलिसिस आपने बहुत सुना होगा। उससे पहले एक वर्ड और बता दूं आपको, एक छोटा सा टॉपिक और बता दूं आपको, जो बना वो क्या बना, यूरिन। तो यूरिन का बॉडी से बाहर निकलना वो क्या कहलाता है, यूरिनेशन, या उसको कहते हैं बेटा मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन या यूरिनेशन होता है, पासिंग आउट ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी। पर डे 1.6 to 1.8 लीटर यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। यूरिनरी ब्लैडर की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 700 से 800 ml। इसलिए कहते हैं कि यूरिनेशन को बहुत लंबे टाइम तक होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और यूरिनेशन डिपेंड करता है, मिक्चुरेशन डिपेंड करता है वेदर पे, या जिसको हम एनवायरमेंटल कंडीशन कह देते हैं, कि समर्स में क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है तो मिक्चुरेशन होता है कम, लेकिन विंटर्स में नहीं होती स्वेटिंग, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती है, बार बार आप बाहर जाते हो। दूसरा होता है टाइप ऑफ फूड टेकन, कि अगर हम डायूरेटिक सब्सटेंसेस ले लेंगे, हम टी, कॉफी, इस तरह के सब्सटेंसेस ज्यादा लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती है। तीसरा होता है एज, विद एडवांसिंग एज जो मसल्स होती है ना वो लूज पड़ जाती है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती है। एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी,
फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से मतलब है कि एक लेबरर जो है उसको बेचारे को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो स्वेटिंग कर लेता है, तो उसकी बॉडी से जो वेस्ट है वो रिमूव हो गया। लेकिन एक बंदा जो एसी में बैठा हुआ है, फिजिकल वर्क नहीं कर रहा, तो ऑब्वियस ही बात है वहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होगी ज्यादा। ठीक है बेटा, याद रहेगा आपको। तो 4 प्रोसेस मतलब 4 पैरामीटर्स हैं, 4 कंडीशंस हैं जिन पे फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन या मैच्योरेशन डिपेंड करती है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए अब बात करते हैं आर्टिफिशियल किडनी, हेमोडायलिसिस, डायलिसिस, जो भी आप कहना चाहें इसको कह सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना पड़ेगा, विलियम कोल्फ। विलियम कोल्फ वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले, ही इज नोन एज फादर ऑफ डायलिसिस, आप कह सकते हो। अब कब जरूरत पड़ती है इसकी, कि जब पर्सन की किडनी फेल हो जाती है, एक किडनी फेल हुई और दूसरी एनलार्ज कर जाएगी तो उसका काम करना शुरू कर देगी। लेकिन जब दोनों की दोनों किडनी फेल हो जाए तब इसकी जरूरत पड़ती है, तब डायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत पड़ती है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकलते चले जाए। तो पीरियोडिक सोल्यूशन है, बार बार ये करवाना पड़ता है। अल्टीमेट सोल्यूशन तो क्या होगा, किडनी ट्रांसप्लांट होगा। तो इसमें करते क्या है, इसमें होता कैसे है, तो जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है ना बच्चों, डायलाइजिंग सॉल्यूशन की अगर आप कंपोजिशन देखोगे तो उसमें होता है वाटर, उसमें होता है ग्लूकोज और उसमें होते हैं सोल्ट्स, ये कंपोजिशन होती है। और जो मशीन है वो आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है, वो ब्लड को फिल्टर करती रहती है। तो मैकेनिज्म क्या है कि ब्लड जो है पेशेंट का उसको बाहर निकाल लिया जाता है, मेन आर्टरी की हेल्प से ब्लड को बाहर निकाला जाता है, उसको कूल किया जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पे ब्लड को कूल किया जाता है। और एंटीकोएगुलेंट जो ब्लड को क्लोट ना होने दे, जैसे हिपेरिन, वो उसमें ऐड कर दिया जाता है क्लोटिंग से बचाने के लिए, और उसको एक चैम्बर में डाल दिया जाता है जिसको डायलाइजर या डायलाइजिंग चैम्बर कहते हैं। अब ब्लड यहां पे फ्लो करेगा जैसे हमारी बॉडी में फ्लो करता है। जो मेम्ब्रेन होती है वो सेलोफोन मेम्ब्रेन हमारी सेल मेम्ब्रेन के जैसी ही होती है। ठीक है, तो उस डायलाइजिंग फ्लूइड को एक तरफ से इसमें ऐड किया जाता है, वो फिल्ट्रेशन कर रहा है सेलोफोन मेम्ब्रेन। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो सारे उसमें से रिमूव हो जाएंगे, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, वो सारे के सारे डिफ्यूज करके कहा जाएंगे, डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएंगे। तो इसीलिए डायलाइजिंग फ्लूइड को भी बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। तो जो ब्लड अब आएगा आर्टिफिशियल किडनी से बाहर वो होगा प्योर ब्लड, क्लीन प्योर ब्लड होगा। अब इसको दोबारा से वार्म किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, बॉडी टेम्परेचर पे उसको लेके आया जाएगा। ठीक है, एंड देन इट इज मिक्स विद एंटी हिपेरिन। ठीक है, टू रिस्टोर उसकी जो ब्लड क्लोटिंग की एबिलिटी है उसको, और फिर वेन में उसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 3 से 4 घंटे लगते हैं पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में। लेकिन यहाँ पे कोई रीअब्जॉर्ब, इसका अगर लिमिटेशन देखें, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर द लिमिटेशंस, तो लिमिटेशन में क्या है, नो रीअब्जॉर्प्शन। ये तो सारा आर्टिफिशियल ही होगा। ब्लड सेल्स कई बार डैमेज हो जाती हैं, ब्लड सेल्स आर डैमेज्ड। तो ये हेमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी की व्हाट इज लिमिटेशंस है। ठीक है, याद रहेगा। तो ऑर्गन डोनेशन करना पड़ता है। ऑर्गन डोनेशन में क्या होता है कि भाई कोई आपका रिलेटिव या कोई डोनर मिल जाए जो आपको किडनी दे दे, तो आपका काम हो जाएगा। तो ऑर्गन डोनेशन में एलोग्राफ्ट होता है, जीनोग्राफ्ट होता है। चलिए हम उस डिटेल में नहीं जाते हैं, अगर आप में से किसी को पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमने देखा कि बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं बॉडी में, उनको अलग अलग तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात बताओ, ये करके देखो, जो यूरिन है वो पेल येलो कलर का होता है, क्यों होता है, बता सकता है कोई आप में से, क्यों होता है? यहाँ पे होता है एक पिगमेंट, उस पिगमेंट को कहते हैं यूरोक्रोम, और यूरोक्रोम पिगमेंट जो है ना बच्चों, वो इसको कर देता है पेल येलो कलर का। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यूरिन में 96% तो सिर्फ वाटर ही होता है, और बाकी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं 2 से 2.5% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक, एक किडनी पर डे 180 लीटर फ्लूइड को सर्कुलेट करती है बॉडी से। चलिए, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बाकी हिस्से की भी, क्योंकि एक्सक्रीशन तो हमें औरों में भी पढ़ना है ना, किसमें पढ़ना है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, सॉरी, जो डिफरेंट पार्ट होते हैं प्लांट के, वो अलग अलग ढंग से एक्सक्रीशन शो करते हैं। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात करते हैं।
प्लांट्स में बात करते हैं एक्सक्रीशन की, तो जो डिफरेंट पार्ट हैं, चाहे वो व्हाट यू से स्टेम है, चाहे वो लीफ है या फ्रूट्स हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स, एक बार दोबारा से लिखता हूं, प्लांट्स में स्टेम, लीफ, फ्रूट्स, मतलब डिफरेंट पार्ट्स जो हैं अलग अलग ढंग से वेस्ट को रिमूव करती हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। इसी तरह चलो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात बाद में बताऊंगा, पहले प्लांट्स की ही बात बता देता हूं। तो आपने देखा होगा जो प्लांट्स हैं उनमें गम्स प्रोड्यूस होते हैं, उनमें रेजिन्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना। लीव्स जो है स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेटरी गैसेस को रिमूव कर देती हैं। जो स्टेम होता है या उसमें गम्स या रेजिन्स होते हैं, उसके हेल्प से वेस्ट सब्सटेंसेस बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो जो डिफरेंट पार्ट है प्लांट के, वो डिफरेंट तरह से वेस्ट को रिमूव करते हैं। जो रूट्स होंगी, रूट सॉइल में वेस्ट को डाल देंगे, एक्सक्रीट आउट कर देंगी। लेकिन जो ये मैकेनिज्म होता है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता, वेल डेवलप्ड नहीं होता, जैसा कि हमने ह्यूमन बींग्स के केस में देखा, जहां पे एक पूरा का पूरा सॉरी पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है जो इस सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है ना। अब कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी तो होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? वहां तो एक ही सेल है, उसी सेल के थ्रू सारे काम होने हैं। तो जो व्हाट यू से फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आ गए? इसमें आ गया अमीबा, आ गया आपका पैरामीशियम, आ गया, ये सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ठीक है ना। उसके अलावा और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में कैसे होगा? जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रहा मैं, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होगा? जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में आ जाता है मराइन ऑर्गेनिजम्स, स्पंजेस आ गए, पोरिफेरंस आ गए, सिलेंट्रेटा आ गया। इनमें कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते, तो वो डायरेक्ट वाटर में अपना एक्सक्रीट डाल देते हैं। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है ना बच्चों, एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीटरी सिस्टम सबसे पहले डेवलप हुआ प्लेटी एलिमेंट्स में। प्लेटी एलिमेंट्स में सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप हुआ, जिनको कहते हैं फ्लेम सेल्स। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एनालिडा पे। एनालिडा में या क्रेस्टेशिया में, एनालिडा में जो होता है ना बच्चों, एनालिडा में होता है मालपीजियन सॉरी नेफ्रिडिया। एनालिडा में तो हो जाएगा नेफ्रिडिया एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और क्रेस्टेशिया में भी ग्रेन ग्लैंड हो जाएंगे। ये कई बार पूछ लिए जाते हैं आपके ओलंपियाड में या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए आपको बता रहा हूं। इंसेक्ट्स कंटेन मालपीजियन ट्यूब्यूल एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किडनी मोलस्कस में होती है, मोलस्क में, यहां से किडनी डेवलप होना शुरू हो गई, और सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में तो किडनी ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। तो ये बात हो गई सारे के सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स में। देखिए बेटा, प्लांट में बिल्कुल सिंपल है, अलग अलग पार्ट है, अलग अलग तरह से वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं। रूट्स हैं, सीधा सोइल में डाल दिया। लीव्स हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस स्टोमेटा के थ्रू या ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का लॉस हो गया। फिर जो स्टेम है उसमें बाक और गम्स हैं, रेजिन्स हैं, उनके थ्रू वेस्ट बाहर निकल गए। अलग अलग यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और जो हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, वर्टिब्रेट्स हैं, जिसमें ह्यूमन बींग्स आ जाता है, उसमें वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है, उसकी हमने पूरी की पूरी डिटेल पढ़ ली। ठीक है ना बच्चों, कोई कंफ्यूजन, कोई किंतु परंतु? अगर नहीं है मेरे बच्चों तो करना क्या है, आपके जो समस्याएं हैं, आपके जो डाउट्स हैं, वो पूछ लेने बायोनीति पर कमेंट सेक्शन में फटाफट। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है, और एक लाइक ठोक देना है। ठोको ताली जैसे होती है ना, वैसे ठोको लाइक। और आपके जो सीनियर्स हैं, जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए बच्चों हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जहां पे एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड सेलेक्ट करके एमसीक्यूज बनाए गए हैं एट अ नॉमिनल प्राइस, जो सिर्फ गुरु दक्षिणा के फॉर्म में आपसे लिए जा रहे हैं। 11th 12th बॉटनी, यहां पे नहीं पता था, 11th 12th बॉटनी लेना हो या 11th 12th जोलॉजी लेना हो, तो ओनली 200 रुपीज
आपको, और कंप्लीट के लिए आपको 400 रुपीज पे करने हैं। हर चैप्टर में 90 एमसीक्यूज हैं, जहां पे एनसीईआरटी का पेज नंबर आपको मेंशन है, आपको डिफिकल्टी लेवल मेंशन है। तो अगर आपका कोई नॉन जो नीट के लिए अपियर हो रहा है, यू कैन शेयर दिस विद देम, दे कैन गो फॉर देम, आंसर कीजिए, अपने आंसर्स मैच करेंगे एंड दे कैन जज कि वो कहां पे स्टैंड करते हैं। तो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एक्टिविटीज करेंगे, कुछ एमसीक्यूज करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप पढ़ते रहिए। गुड लक, सी यू सून अगेन मेरे बच्चों।